हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नाइन्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का टॉपिक जीन एक्सप्रेशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट टू वीडियोस में हमने इस चैप्टर की बात की है, जिसमें हमने हेरिडिटी टॉपिक को कवर किया था और उसमें हमने मेंडल मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग की थी। आज हमारा इस वीडियो के साथ ये हेरिडिटी टॉपिक इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। मेंडल मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग में मेंडल ने हमें ये बताया कि दैट देयर इज समथिंग, कुछ है जो हमारे पेरेंट्स में है जो अगली जनरेशन में आता है। मेंडल को ये नहीं पता चला कि वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या डीएनए, आरएनए, बट कुछ है। इस चीज का प्रूफ मेंडल ने हमें दे दिया और हमने इस चीज को समझ भी लिया। मैंने आपको डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग में एक कॉन्सेप्ट समझाया था रिलेटेड टू डीएनए एंड क्रोमोसोम्स कि जिस फैक्टर की मेंडल ने बात की थी वो फैक्टर्स हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर है। वो बेसिकली हमारे एलील्स हैं, जिसे मेंडल ने फैक्टर्स का टर्म दिया था। तो आज हम समझेंगे। अब एक्चुअल में हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, पेज नंबर 145, जो हमें ये बता रहे हैं दैट हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। सो बेसिकली अब हमें पता है कि वो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डीएनए होता है जो एक्सप्रेशन देता है, जिसपे जीन्स होते हैं, जिसपे वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे करेक्टर्स को एक्सप्रेस करवा रहे हैं, हमारे करेक्टर्स को बना रहे हैं। लाइक अगर मेरी आईज का कलर ब्लैक है, मेरे बालों का कलर ब्लैक है, या मेरा कॉम्प्लेक्शन व्हीटिश है या फेयर है, या जो भी करेक्टर्स हम लोग शो कर रहे हैं, वो करेक्टर्स हमारे अंदर जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ डीएनए। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जीन्स क्या होते हैं और वो जीन एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो ऑब्वियसली आप लोगों ने 8th क्लास में भी बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। तो उसी टॉपिक को हमें फिर से करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ डू दीज traits get expressed on page number 145. देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये लाइंस में क्या, ये लाइंस अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले समझना है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। सो बेसिकली जिन ट्रेट्स की मेंडल बात कर रहा था, या जिन ट्रेट्स की हम बात करते हैं, हम जो एक्सप्रेशन देते हैं, हमारी जो करेक्टर्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे डीएनए के ऊपर। फाइन। डीएनए इन करेक्टर्स को कैसे बनाता है, अब उसको समझो। हमने जब टॉल और ड्वार्फ की बात की थी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग के केस में, और अगर हम ह्यूमन बींग्स के केस में भी टॉल ड्वार्फ की अगर बात करते हैं, वो जो हाइट का करेक्टर है वो होता है हमारे अंदर बिकॉज ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में ग्रोथ हॉर्मोन्स है। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा उतना ज्यादा बॉडी में ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा बॉडी में हाइट होगी। ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो हाइट भी छोटी होगी, सिंपल। ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टर्स हैं, चाहे हमारा कॉम्प्लेक्शन है, या हमारा आईज का कलर है, या हमारी हाइट है, या कोई भी करेक्टर जो एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं, वो एक्सप्रेशन हमारी बॉडी में इस डीएनए की वजह से है। हर सेल में डीएनए होता है। फाइन। तो कैसे ये कंट्रोल हो रहा है? डीएनए आरएनए बनाता है। ये डिटेल्ड चीज है जो आप हायर क्लासेस में करोगे, बट आपको बहुत थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पे, जो आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए से एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम बोलते हैं आरएनए। ये कन्वर्ट नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, इसकी हेल्प से आरएनए बनता है। हायर क्लासेस में करोगे कैसे। और ये जो आरएनए है, ये हमारा ये भी कन्वर्ट नहीं होगा, पर इसकी सीक्वेंस से, इसकी हेल्प से प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है। दीज प्रोटीन्स कैन बी एंजाइम्स। तो ये एंजाइम हो सकता है, और एंजाइम्स जो है वो हमारे करेक्टर को कंट्रोल करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको बोला हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है, और वो ग्रोथ हार्मोन कितना ज्यादा रिलीज होगा वो इस एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और ये एंजाइम किससे बन रहा है? इस डीएनए से। सो बेसिकली हमारी फैक्टर्स को, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है हमारा डीएनए। डीएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारे हर एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर ये प्रोटीन ज्यादा होगा तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा, और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी। और अगर ये डीएनए ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन ऑफ डीएनए कि ये कितना एक्टिव है।
अगर ये ज्यादा एक्टिव है और इससे एक बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा। और अगर ये डीएनए एक लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, फाइन, कैसे होता है वो हायर क्लासेस में समझोगे कि लेस एफिशिएंट और मोर एफिशिएंट में क्या डिफरेंस होगा। बट अगर इससे एक लेस एफिशिएंट प्रोटीन बनता है जिसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है, और मे बी ये कम एंजाइम भी बना सकता है और नहीं भी बना सकता है, ठीक है, ऐसे केसेस भी होते हैं। सो यहाँ पे ये एंजाइम, ये प्रोटीन लेस एफिशिएंट है तो ग्रोथ हार्मोन भी कम बनेगा और हाइट भी कम होगी। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रेट्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डीएनए कि डीएनए किस टाइप का प्रोटीन बना रहा है, वही प्रोटीन हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है सारे एक्सप्रेशंस को। नॉट ओनली हमारी बॉडी बट प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि जीन और एलील क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था ये डायग्राम। सपोज ये एक ह्यूमन सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 46 मीन्स 23 इन पेयर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, और ये 22 पेयर्स हो गए। और ये लास्ट हमारा लास्ट पेयर है, 23rd पेयर, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मेल्स में एक्स और वाई होता है, फीमेल्स में एक्स और एक्स होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, हम मेल हो या हम फीमेल हो, हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से जो पेयर है, जैसे ये फर्स्ट पेयर है, तो उसमें से एक क्रोमोसोम हमारे फादर के स्पर्म से हमारे अंदर आया था और एक क्रोमोसोम हमारी मदर के एग से हमारे में आया था। तो हमारे पास जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से एक फादर का है और एक मदर का है। सिमिलरली सेकंड पेयर में भी एक फादर का है, एक मदर का है। थर्ड में भी एक फादर का, एक मदर का। तो 23 क्रोमोसोम्स हमारे फादर से हमारी बॉडी में आए हैं और 23 क्रोमोसोम्स हमारी मदर से हमारी बॉडी में आए हैं, ठीक है। और टोटल 46 हो गए हैं। सो दैट इज वाई हम किसी की भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, ना अपने फादर की ना अपनी मदर की, क्योंकि हमारे अंदर जो डीएनए आया है वो दोनों से आया हुआ है। तो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो दोनों का मिक्सचर होता है। कुछ चीजें हमारी फादर जैसी होती है तो कुछ मदर जैसी होती है। कुछ रिसेसिव एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो फादर मदर में रिसेसिव ट्रेट्स हैं, दिख नहीं रहे पर अगली जनरेशन में दिख रहे हैं। तो वो रिसेसिव ट्रेट्स भी अगली जनरेशन शो कर देती है, तो वो वेरिएशन हो जाता है कि ये ट्रेट ना फादर का है ना मदर का है, तो वो भी एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। बट जो भी जीन्स आए, जो भी एक्सप्रेशंस हम दे रहे हैं, वो पेरेंट से ही हमारे अंदर आए हैं, राइट। नेक्स्ट, अब समझो जीन क्या है और एलील क्या है। ये टर्म्स अब हम यूज करते हैं। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मैं टर्म यूज करी थी फैक्टर। मेंडल ने बोला था फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था। मेंडल ने कहा था कि देर आर सम फैक्टर्स जो कंट्रोल कर रहे हैं ट्रेट को। उन फैक्टर्स को जब हमें पता चला कि वो सब कुछ डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सब कुछ है, तो हमने उसको नाम दिया एलील्स। तो उन फैक्टर्स को, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, हम उन्हें एलील्स बोलते हैं। तो बेसिकली जीन और एलील है क्या। जीन होता है, जैसे सपोज ये एक पी प्लांट का वो है, जी क्रोमोसोम्स है। तो अगर मैं बात करती हूँ शेप ऑफ सीड, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने किया था शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड एक करेक्टर है जिसके जीन्स हमारी बॉडी में या पी प्लांट के सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसके डीएनए में प्रेजेंट है। तो शेप ऑफ सीड के जीन्स हैं और उस जीन के दो एलील्स हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा पेयर होता है, ये भी हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कि उसमें हमेशा पेयर होता है, सिंगल कुछ नहीं होता। तो मेंडल ने ये चीज बोली थी, फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। तो इन पेयर्स को, ये जो पेयर है, मे बी इट कैन बी कैपिटल आर, इट कैन बी कैपिटल आर, इट कैन बी स्मॉल आर, जो राउंड सीड को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हें हम बोलते हैं एलील्स। तो ये जीन के एलील्स है। जीन है शेप ऑफ सीड का, जो उसकी शेप बना रहा है, ये भी जीन ही है, ये भी जीन ही है, पर उस जीन के ये दो डिफरेंट एलील्स हैं। सिमिलरली अगर वाई और वाई, दिस इज फॉर येलो, ठीक है, येलो एंड ग्रीन, डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में हमने किया था। तो इसका जीन कौन सा है, कलर ऑफ सीड का। कलर ऑफ सीड हो गया येलो या ग्रीन, और ये जो वाई वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसे हम बोलते हैं एलील्स। ये एलील्स हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो,
Mendel concept of segregation implies that the two members of an allelic pair of genes are distributed to separate gametes. ये हमारा मोनोहाइब्रिड के केस में था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. उससे ये पता चलता है कि हमारे जो जीन्स है, एलिलिक पेयर है जीन्स के, ये हो गए जीन्स एलील्स, एलिलिक पेयर ऑफ जीन, ये सेग्रीगेट होके अलग अलग गेमीट्स में जाते हैं. जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए. Chromosomes are hereditary vehicles. This is correct. And the chromosomes are capable of self reproduction. अपने आप खुद अपनी कॉपी बनाते हैं. Morphological and physiological properties show करते हैं through successive generation. अगली अगली generation में. So this is also true. So this is the correct explanation of assertion. How can we say that change in genes can be brought about by change in DNA? अभी आपको समझाया कि अगर डीएनए में चेंज आ जाएगा तो जो उससे प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन बदल जाएगा, और प्रोटीन के बदलते ही, उसकी एफिशिएंसी के चेंज होते ही हमारी जो भी एक्सप्रेशन है वो बदल जाएंगे. ठीक है. गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. So these are some of the basic features. Characters are controlled by genes. Genes are present on chromosomes. Each gene control one character. There may be two or more forms of same gene. One form of the gene may be dominant and other may be recessive. Two forms of the gene, whether similar or dissimilar, are present in individual. ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो. ठीक है. तो ये वही फीचर्स दिए हुए हैं जो हमारे मेंडल के क्रॉसेस से और इस कॉन्सेप्ट से आए हैं. Now come to the topic. सेक्स डिटर्मिनेशन. आई होप ये आपको अच्छे से आता होगा, तो एक बार हम इस चीज को दोबारा से कर लेते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन में अभी हमने किया था, यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एक लास्ट पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, जो जिसमें मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में एक्स और एक्स होता है. ठीक है, ये आपको पता है. तो यहाँ पे देखो, मेल के अंदर जो लास्ट पेयर है क्रोमोसोम का वो है एक्स एंड वाई, और फीमेल में एक्स और एक्स ही होता है, वही फीमेल बनती है. ठीक है. और जिसमें एक्स और वाई होता है उसमें जीन्स डिफरेंट है, करेक्टर्स, एक्सप्रेशन अलग आता है, इसी की वजह से वो एक्सप्रेशन है. बाकी सारे क्रोमोसोम सेम है मेल और फीमेल में. डिफरेंस कहाँ पे है? इस क्रोमोसोम में. फीमेल में 2 एक्स है, मेल में एक एक्स और एक वाई है, और इस पे जीन्स डिफरेंट है जिससे मेल के करेक्टर्स आते हैं. फाइन. सो इसके अंदर एक्स एंड वाई में जब हम बात करेंगे तो फादर है एक्स वाई एंड मदर इज एक्स एक्स. जब गैमीट्स बनेंगे तो सेग्रीगेशन होगा. एक्स क्रोमोसोम अगर इधर जाएगा तो वाई क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाएगा. फीमेल के अंदर एक्स अगर इधर जाएगा तो दूसरा एक्स दूसरे गैमीट में जाएगा. एंड द पॉसिबिलिटी इज, ये वाला जो एक्स है मेल का स्पर्म, ये फीमेल के इस एग के साथ फ्यूज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन होगी गर्ल, क्योंकि उसमें जाएगा एक्स एंड एक्स. तो फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगी. इट इज बेसिकली द मेल जो ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स क्या होगा, क्योंकि उसमें से एक्स या वाई आ सकता है. तो अगर मेल का एक्स वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो फीमेल बनती है, गर्ल बनती है. अगर नेक्स्ट इज ये एक्स और ये दूसरा एक्स फ्यूज हुआ तो भी गर्ल होगी. अगर ये वाई और ये एक्स फ्यूज हुआ तो मेल होगा, बॉय होगा. और अगर ये एक्स और ये वाई फ्यूज हुआ तो भी बॉय होगा. हमारा 50% चांसेस होंगे बॉय होने के, मेल होने के, और 50% चांसेस होते हैं फीमेल होने के. एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पर्म कि कौन सा स्पर्म फ्यूज हुआ, क्योंकि फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम ही देती है, मदर एक्स क्रोमोसोम ही देती है. फाइन. सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ये आपको आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कुछ. व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? इट इज द क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द स्पर्म. The sex of the child will be determined by chromosome received from the father. Yes. A human male has one X and one Y. So this is true. Both are true. And this is the correct explanation of assertion. Sex of a child is determined by the mother. No. False. Humans have 2 types of sex chromosomes, XX and XY. This is true. In humans, males play an important role in determining the sex. Yes. Males have 2 X chromosomes. This is false. एक X होता है, एक Y होता है. Yeah. Write the sex of the baby that inherits Y chromosome from the father. जिसमें Y chromosome आएगा वो मेल होगा. तो सेक्स ऑफ द बेबी क्या होगा? मेल.
Do genetic combination of mother play a significant role in determining the sex of a newborn? No, no. जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर सिर्फ एक्स ही प्रोवाइड करती है, कोई भी गैमीटो एक्स ही मिलने वाला है, तो उसका कोई रोल नहीं है. इन ह्यूमन बीइंग्स द statistical probability of getting male and female is 50:50. गिव अ एक्सप्लेनेशन, तो आपको वो सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा एक्सप्लेन करना है. अ मैन हु हैज, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. 1 मार्क का है तो थोड़ा सा लिख दो, लिखने वाला पार्ट करो. 2 मार्क्स का है तो भी, 3 मार्क्स में आया है तो पूरी एक्सप्लेनेशन देना ये वाली विद डायग्राम. A man who has 4 sons, 1 daughter believes that he produce more of sperms with Y as a chromosome. एक फादर है जिसके 4 बेटे हैं और 1 बेटी है, उसको लगता है कि वो Y क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म ज्यादा बना रहा है. क्या ऐसा पॉसिबल है? नो. अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, आपको ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना. Can you justify the statement human males are responsible for determining the sex of the baby and not females? Again ये पूरा प्रोसेस आपको फिर से एक्सप्लेन करना है. Right? So this is about the topic heredity. यहाँ पे इन 3 वीडियोस में हमारा heredity टॉपिक खत्म होता है. आगे हम करेंगे about the टॉपिक evolution, और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे सब. Right? Thank you.